अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। खूबसूरत मौसम है, बादल आए हैं, टेम्परेचर में भी बहुत कमी है, खूबसूरत फूल हैं और कुछ देर पहले यहाँ पे एक बम्बल बी भी देखा गया है। और बम्बल बी कभी कभी आजकल नज़र आते हैं, आपको पता है, लेकिन देखा गया है तो हम एहतियातन पीछे मुड़ के भी देखते रहेंगे। यहाँ पे इस मुल्क में, इस माशरे में, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बम्बल बी हैं। मगर एनीवे आज की जो बड़ी ख़बरें हैं उनका मुख्तसर आपको बताते चलें। सबसे पहले तो चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी, मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी, क्योंकि वो एक सुप्रीम कोर्ट जैसे आइनी इदारे के सरबराह हैं तो उनका नाम बड़े एहतराम से लेना चाहिए, वरना फिर वो पीका का कानून लागू हो जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, उन्होंने एक फवाद चौधरी साहब जो PTI के एक सियासतदान थे, उनकी एक दरख्वास्त पे आज एक बड़ा ही फ़ैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने उसको आइन की तशरीह के या जो भी उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर उसके बाद जो PTI के बानी इमरान ख़ान हैं, उनके बच्चों के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान में आएंगे और अपने वालिद मोहतरम इमरान ख़ान की रिहाई के लिए जो PTI तहरीक चलाएगी वो उसका हिस्सा बनेंगे। और राना सनाउल्लाह जो हुकूमत के वज़ीर हैं, उन्होंने धमकी लगाई है कि आइंदा हैदर नहीं आना आला, यानी कि पाकिस्तान आएंगे तो फिर गिरफ़्तार होंगे। और इस पे जमामा ख़ान जो उन बच्चों की वालिदा हैं, उनका भी एक ट्वीट आया है, उस पर भी बात करेंगे कि आखिर इमरान ख़ान के बच्चों का पाकिस्तान आना और उस एहतजाज में शामिल होना अपने वालिद की रिहाई के लिए, ये क्यों दुरुस्त नहीं है और उनको हुकूमत कैसे रोक सकती है। अच्छा, तीसरी जो अहम ख़बर है वो हम सबको मालूम है अब, जो कि एक जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब किया गया है, जो कि जिसमें 12 जुलाई को और जिसमें जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 जजेज़ हैं, बल्कि जो 5 जजेज़ हैं, उनके हवाले से भी ख़बरें हैं कि उनके ख़िलाफ़ कुछ शिकायत हैं, उन पे भी गौर होगा और फिर ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से भी गौर होगा। इस पे बात करेंगे। और आखिर में जो मीडिया पे हाल ही में डिजिटल मीडिया 27 चैनल्स पे जो पाबंदी लगी है, उस पर सबसे पहले तो हमारे जो पहले गवाह हैं वो हैं जी अमानत गशकोरी साहब। और इन्होंने आज जो मंज़र देखा कमरा अदालत नंबर 1 में, चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी की अदालत में, वो फवाद चौधरी की एक दरख्वास्त पे समाअत कर रहे थे। और वो दरख्वास्त ये थी कि ये जो एक ही जुर्म के मुख्तलिफ़ FIRएँ करती जाती हैं, और ख़ास तौर पे जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें वाक़या एक दिन का है, एक जुर्म है। और मिसाल के तौर पे अगर लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ है तो रावलपिंडी में GHQ पे हमला हुआ है, तो इस एक जुर्म के ऊपर मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के थानों में कई FIRएँ काट दी जाती हैं, मल्टीपल FIR। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए? तो इस आइनी सवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी और उनके साथ दीगर जो जजेस थे उन पर मुश्तमिल बेंच ने एक आइन की तशरीह की है। वो आइन की तशरीह क्या है वो हम अमानत गशकोरी से जानते हैं, क्योंकि एक कमरा अदालत में मौजूद थे। तो जी चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने के बेंच ने आइन की सुप्रीम कोर्ट के सरबराह के तौर पर और सुप्रीम कोर्ट के तौर पर क्या तशरीह कर दी है आज इस सवाल पे कि एक जुर्म में मल्टीपल FIR कटनी चाहिए। क्या तशरीह की है उन्होंने आइन की, क्योंकि ये सबसे बड़ी अदालत है। वैसे तो आइन की तशरीह आजकल आइनी बेंच के हवाले हुई हुई है, मगर मेरे ख्याल में ये चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी आइन के दिफा का हल्फ उठाया हुआ है और आइन की तशरीह का। तो क्या हुआ क्या? अच्छा सर, जैसे आपने बताया फवाद चौधरी साहब पे कोई 35 मुकदमात हैं 9 मई के, तो उन्होंने वही सुगरा बीबी केस का हवाला दिया कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि एक ही जुर्म की मुख्तलिफ FIR नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात हैं मेरे ख़िलाफ़। मैं लाहौर हाई कोर्ट गया, वहाँ पर मुझे नहीं सुना गया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। उन्होंने कहा जी पहले 2 रुकनी बेंच सुन चुका है, तो प्रोसिक्यूशन का ये ऑब्जेक्शन था कि 3 रुकनी बेंच होना चाहिए। तो फिर बेंच के लिए मामला चीफ़ जस्टिस को भेजा गया और गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी साहब चीफ़ जस्टिस की अदालत में पेश हो गए और उनके सामने ये मामला रखा और शिकायत की कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा था कि जल्दी केस लग जाएगा, तो ट्रायल बड़ी तेज़ी से चल रहा है 9 मई के केसेस का, तो ये ना हो कि मुकदमा ही ना लगे, पहले ही फैसला सुना दिया जाए, तो आप केस मुकर्रर कर दें। तो चीफ़ साहब ने कहा रजिस्ट्रार साहब
आपके ऑफिस की जानिब से आपको आ जाएगा मैसेज। तो आज फिर मुकदमा मुकर्रर कर दिया गया, मतलब अगले ही रोज़। कौन कौन बड़ा से बेंच स्पीडी चीफ जस्टिस जाया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी ये खसूसी बेंच था, 11:30 बजे समाअत हुई है। जैसे इरफान साद और जैसे शकील अहमद इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे और आइन की वो तशरीह करने आए, तो लेकिन उन्होंने जो सिस्टम हमने अदालत में देखा वो जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जिरगे वाला सिस्टम लगाते थे, तो आज उन्होंने वही किया है चीफ साहब ने कि पहले तो बातें सुनी दोनों की। फवाद चौधरी साहब ने शिकायतें की लाहौर हाई कोर्ट की और फैसल चौधरी को नहीं बोलने दिया। फैसल चौधरी साहब मामलत कर रहे थे तो ख़ुद आर्गूमेंट्स किए हैं फवाद चौधरी साहब ने। तो चीफ साहब ने कहा चलें कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं प्रोसिक्यूशन। दरमियानी रास्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों को खुश करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये लफ्ज़ यूज़ किए, बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों को खुश करते हैं। उन्होंने कहा दोनों को खुश करेंगे। दूसरी तरफ कौन था? एक तरफ तो फवाद चौधरी थे, दूसरी तरफ किसको खुश किया? जुल्फ़िकार नकवी साहब हैं जो खसूसी प्रोसिक्यूटर हैं पंजाब हुकूमत के, वो भी पेश हो गए वो भी पेश हुए थे। और बल्कि जब बात होती थी 2 मरतबा वो उठ के रोस्टम पर आए। चीफ साहब ने रोका उनको कि यार अभी बैठ जाएं आप, आपको सुनेंगे, आपकी बारी आएगी, आप अभी बैठें। तो वो उनको पता नहीं कितनी भारी भरकम तनख्वाहों पे सिर्फ 9 मई के लिए रखा गया है, खसूसी प्रोसिक्यूटर बनाया गया है। तो हाँ बिल्कुल हाज़िरी लगवानी थी उन्होंने। तो वो बोलते उन्होंने कहा सर आप किस तरह ये आर्डर कर सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, वहाँ पे तो ऑब्जेक्शन है इनकी दूसरी जो इन्होंने अपील दायर की थी, ऑब्जेक्शन अभी उसको आप पेंडिंग तो नहीं कह सकते। नकवी साहब ने ये नहीं कहा कि ये तो आईनी बेंच के मामला है, आप कैसे तशरीह कर वो शायद बोलने लगे, लेकिन जायज़ साहब ने कहा कि आप खामोश रहें, दोनों को सुनेंगे। और याया साहब पे एतमाद तो उन्हें है, उन्होंने कहा कि आप दोनों ऐसा करें, सेटिस्फाइड कर देते हैं लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर। क्योंकि फवाद चौधरी साहब का मेन प्रेयर जो थी वो ये थी कि आप लाहौर हाई कोर्ट को कहें कि मेरा मुकदमा सुने, 35 मुकदमात एक ही शहर में क्लब किए जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि ये मल्टीपल FIR दर्ज हो सकती है? सर सुना ही नहीं। उन्होंने कहा था कि जी आपकी ये नाकाबिल समात है दरख्वास्त, आप ट्रायल कोर्ट जाएं और उधर जाके ये दरख्वास्त हम सुन ही नहीं सकते। ने पहले रिमांड किया था ट्रायल कोर्ट को। बिल्कुल, तो ये जब सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड कर दिया लाहौर हाई कोर्ट को। अब वो लाहौर हाई कोर्ट वो लाहौर हाई कोर्ट में अभी उनका आर्डर फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि गया ही पहुंचा ही नहीं है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के इसलिए 3 रुकनी बेंच के सामने हम आए हैं, तो आप उन्होंने कहा जी दोबारा सुने। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि फवाद चौधरी साहब को उन्होंने कहा जी कि मेरे चैम्बर में आ जाएं और प्रोसिक्यूटर भी साहब भी आ जाएं, तो दोनों खुश हो गए। अच्छा, चैम्बर में ले गए दोनों को? चैम्बर में ले गए। खुली अदालत में लोग इंसाफ देखने आए थे, उनको पता ही नहीं क्या हुआ चैम्बर। और सर चैम्बर में इस तरह के फैसले उन्होंने खुश करना था ना। और फैसल चौधरी साहब से उन्होंने कहा कि जी इनको नहीं लाना साथ। उन्होंने कहा कि इनकी वो जो भी उनका उनसे है ताल्लुक कि इनकी सिफारिश जो है ना वहाँ से आती है शिकायत, जहाँ पे मैं बेबस हो जाता हूँ। अच्छा, मैं फैसल चौधरी की बात नहीं टाल सकता नहीं यार। तो वो मतलब लगे याया साहब ने कहा कि जहाँ से फैसल चौधरी की सिफारिश आती है उनके शिकायत आगे इनकी मैं पहुंचती है। बेबस हो जाता हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल। फैसल चौधरी साहब शिकायत करते रहे होंगे माजी में चीफ जस्टिस साहब की, इसीलिए तो ये हाल हो गया। अच्छा, एनीवे तो उन्होंने फिर वो जो भी उनका वो थोड़ा निजी मामला है। वो असनाद साहब आपको बताएंगे कि वो असल मामला क्योंकि उनके ताल्लुकात एंड में होंगे। क्या हुआ? तो चैम्बर में बुला लिया दोनों को। फवाद साहब ने शिकायत की कि सर आप ट्रायल जो है उसमें स्टे दे दें। फैसल चौधरी ने कहा ये अब आप चैम्बर के अंदर की बात है? नहीं, अभी अभी जब आर्डर लिखवा रहे थे अच्छा। तो चैम्बर चैम्बर पहुंचे नहीं थे, अच्छा। तो उठने लगे थे। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सर आपने आर्डर दिया हुआ है कि 4 महीने में ट्रायल मुकम्मल। कहते हैं हाँ जी बड़ा अच्छा हमने वो किया कि किसी के राइट्स जो हैं वो ना बुनियादी मेरी पिटीशन कितने महीने बाद लगाई? तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सर वो रात 12 बजे तक अदालत लग रही है, वहाँ पे मुमकिन नहीं है जाना। वो कहते हो चौधरी साहब खुश, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि रात 12 बजे तक अदालत काम कर रही है। अदालतें कम अज़ कम काम तो कर रही हैं। ये उनके अल्फाज थे। हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप शुक्र अदा करें कि अदालतें रात 12 बजे तक काम कर रही हैं। और उनको बुला लिया। फिर जिरगे में उन्होंने क्या फ़ैसला किया है, अब उन्होंने कहा कि आर्डर जो होगा उसमें अमेंडमेंट करेंगे और दोनों फ्री कैन को बिठा के और दोनों को खुश करेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि शुक्र अदा करें कि अदालतें काम कर रही हैं। बिल्कुल, रात 12 बजे तक। अच्छा, वो वाली अदालतें जो रात 12 बजे तक कर रही हैं। बिल्कुल। उन्होंने ये तो नहीं कहा शुक्र करें हम अभी तक काम कर रहे हैं, ये तो नहीं कहा होगा उन्होंने। नहीं सर, अदालतों की बात चलें, अदालत। बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी, आपने हमें वक्त दिया जी। सबसे पहले तो अदील सरफराज साहब, आपको क्या लगता है कि जाया अफरीदी साहब ने इतने अरसे बाद एक इतना अहम मामला उसको इतने जल्दी निपटा दिया? अब सुप्रीम कोर्ट पे मुकदमात का बोझ भी कम हो गया होगा फवाद चौधरी के इस बोझ के वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजने से। तो ये मामला लाहौर हाई कोर्ट ने पहले ट्रायल कोर्ट भेज दिया था, तो अब क्या लाहौर हाई कोर्ट करेगी आपके ख्याल में? और ये मल्टीपल FIR
केस तो बड़ा ही सीरियस है और ये हकीकत है कि एक बंदा जो है पीका के तहत भी हमने देखा है कि एक बंदा कोई अगर चैनल पे कोई बात कर दे तो कराची या चीचू की मलिया में बैठा एक थानेदार जो है वो अपने थाने में वो रिपोर्ट दर्ज कर लेता है। तो ये इसके ऊपर आपका ख्याल क्या है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को फैसला देना चाहिए था या मामला वापस भेज देना चाहिए? सर देखें, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को आज ये समाअत के लिए दरख्वास्त मुकर्रर करने की ज़रूरत ही पेश ना आती जब उन्होंने पहले ही उनके सामने ये केसेस आए हैं 9 मई के, उन्होंने वापस भेज दिए ट्रायल कोर्ट को। आपने डिसाइड नहीं किए, उस वक्त भी आपसे फ़ैसला नहीं हुआ और आज भी माजरत के साथ आपसे फ़ैसला नहीं हुआ। जो काम आपका है आप वो कर नहीं रहे और यही काम हम देख रहे हैं आईनी बेंच भी कर रहा है कि जहाँ पर आपसे फ़ैसला मांगा जाता है आप किसी और की कोर्ट में गेंद डाल देते हैं। यस या अफरीदी साहब भी यही कर रहे हैं। वो उन्होंने जैसे अमानत ने कहा कि पंचायती निज़ाम है, जैसे मुबारक सानी केस में काजी फाइज़ साहब ने किया था, चलें दोनों फ्रीकैन को बुला लेते हैं, इनकी मर्ज़ी का एक ऑर्डर लिख देते हैं। अब फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी आज बहुत बड़ा फ़ैसला आया है, हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा उनको रिलीफ मिला कहाँ पर है। तो ये एक फवाद चौधरी साहब भी यही चाहते थे। बिल्कुल, वो भी यही चाहते थे, क्योंकि जब एक मौके के ऊपर उन्होंने फैसल चौधरी साहब ने कहा कि आप स्टे कर दें, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा था स्टे वाली साइड पे, आपने खुद कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट को आप कह दें, तो अब हम अगर वो कहेंगे तो ये तो नहीं हो सकेगा। अच्छा। तो वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनके लिए एक बड़ा यार 9 मई के मुकदमात की कार्रवाई चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कैसे स्टे कर सकते थे? यही तो बात 4 महीने के लिए उन्होंने डेडलाइन दी हुई है, हाँ जी, अपना हिस्सा डाला है पूरा कि जब तारीख लिखी जाए तो 9 मई में अदालतों ने भी पूरा हिस्सा डाला कि इंसाफ हो, जो डिले हो रहा था, और 4 महीने में हमने वैसे 4 महीने में कितने गवाह हैं, कितने मुल्जमान हैं जी? 35,000 टोटल है मुलजम टोटल। अच्छा। जी, और 35,000 और उनमें से कोई 10-12 हज़ार तो इश्तिहारी हैं और मुख्तलिफ जमानतों पे भी हैं। और ये 4 महीने में हो जाएगा? 4 महीने में याहिया अफरीदी साहब तो आज कह रहे हैं कि शुक्र अदा करें, अदालतें काम कर रही हैं और हाँ, ये कराएंगे। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। कि अदालतें भी काम कर रही हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी काम कर रहे हैं, वरना हालात तो ऐसे नहीं थे वैसे। सर वन वे और दी अदर ना आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने भेज दिया, ट्रायल मुकम्मल होने हैं, वो तो एक तरफ से या दूसरी तरफ से होने ही थे। अगर ये ना भी उनको कहते तो 4 महीने नहीं 8 महीने के बाद हो जाते। असल चीज़ ये है 9 मई के ऊपर जब जब आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया है, इवन हाई कोर्ट्स के अंदर भी, अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस साहिबान जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए हैं, उन्होंने भी सवालात उठाए हैं किस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं। जो असल सवाल हैं पूछने वाले, वो सवाल ये पूछते नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भले ही केसेस रेफ़र करने हैं, पहले पूछे तो सही ये केसेस हैं कैसे बन गए हैं। एक दफ़ा भी जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये सवाल पूछने की जहमत गवारा नहीं की। रेफ़र कर देना इसका मतलब यही है कि आप वक्ती तौर पर इन केसेस से जान छुड़ा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नीचे जाएँ, अपने वक्त के ऊपर ये आएंगे ऊपर तो फिर हम देखेंगे। चलें जी, 9 मई का एक ऐसा वाक़या है कि जिस पे बड़े बड़े जो हैं किरदारों की कांपें टांग जाती हैं, और जो 9 मई की ज़मानतें इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद की हैं, फैसला दे दिया, उसके खिलाफ भी अपीलें आई हुई हैं। अभी तक तो मेरा ख्याल है वो 190 मिलियन पाउंड केस की जल्दी फिक्सेशन के लिए वो जो टीम है वो बिजी है, तो अभी अपीलें नहीं दायर की। वो कह रहे हैं कि हम तैयार तो हो रहा था, आज कल में करनी है, मे बी कल परसों तक हो जाए। लेकिन एक ये भी है कि देखा जाता है कि भाई बेंच कौन से अवेलेबल हैं, यहाँ तो ये भी बड़ा देखा जाता है ना कि कौन सा केस किस बेंच में लगेगा, ये बड़ा मैटर करता है। और इस वक्त छुट्टियाँ हैं, बहुत से जज जो हैं, तो ये भी डर है कि कहीं ऐसा केस कहीं फिर वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अगर वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से अपील हो गया तो फिर तो इमरान खान का बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने बड़ा वाजे कह दिया। लेकिन ये जो अपील है ये भी तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के और जो नॉर्मल बेंच है उनके सामने लगेगी। जी नॉर्मल में लगेगी, लेकिन जज अवेलेबल जो होंगे उनमें ही लगेगी। मे भी छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों के बाद हो, क्योंकि जी नहीं, लेकिन ये जो 3 जज आज अवेलेबल लेकिन याहिया अफरीदी साहब को मैं अभी देख रहा था कि अक्टूबर से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो फैसला अगर देखें तो उनका फैसला एक ही है, 4 महीने में कंक्लूड करें ट्रायल। क्या उनका कोई ऐसी रिमार्क या ऑब्जर्वेशन जिससे मौजूदा हुकूमत को कोई परेशानी या कोई सवाल उठाया हो? नहीं, बल्कि उन्हें जब डोगर साहब की ज़रूरत थी तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा जी हम हाजिर, रिजॉइस इट, जो जिस तरीके से उन्होंने वो किया। तो मेरा ख्याल है कि याहिया अफरीदी साहब पे आप उम्मीद रखें ना कि जी उनकी वजह से कोई जो है वो ट्रैकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल जो है वो अपहेल्ड होगा या फिर ट्रायल ड्यू प्रोसेस, क्योंकि वो कहते हैं मैंने सबको खुश रखा। आज उन्होंने कहा है ना कि सबको खुश रखेंगे, तो सबको खुश रखने के लिए ना फिर यही होता है। आज अगर मंसूर अली शाह रिजर्व सीट के केस में भी वो भी सबको खुश कर लेते, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते। तो अब फार्मूला ये है कि सबको खुश रखो।
अच्छा, इसमें वो सब भी हैं जो शायद इस मुकदमे के बराह रास्त फरीक भी नहीं है, और नहीं, सबसे उसमें बढ़ के सारे ये ही है है ना, कि सारे उन्होंने स्टेक होल्डर, अब क्या बात करें। चलें, चीफ जस्टिस साहब भी तो खुश हो गए ना, सारों में वो भी शामिल है। बट एनीवे 9 मई का ऐसा मामला है कि जिसमें फौजी अदालतों के आइनी हैसियत के बारे में भी आइनी बेंच भी फैसला दे चुका है, और मेरे वो ख्याल अपील में अभी तक हक नहीं दिया, वो मेरे ख्याल है लेजिस्लेशन नहीं हुई मौजूदा हुकूमत, अभी तक वो और आईनी बेंच रेस्ट पे अपील है। का हक भी नहीं दिया उस फौजी अदालतों आजकल- के फैसले के मामले में। और आईनी बेंच बैठा ही नहीं कि रिव्यू लगा के पूछे तो सही, वो जो 100 लोग हैं उनके यानी वो उन्होंने अपील करनी है या रिट करनी है। देखें ना, Definitely ये इम्पोर्टेंट मामला है। वो मशरूत था फैसला, और वो शर्त पूरी नहीं की गवर्नमेंट। वैसे भी पार्लियामेंट तो अब क्या होगा अगर अपील नहीं होगी? तो वो कह रहे थे कि इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उनके मुताबिक ड्यू प्रोसेस, फिर तो इसका मतलब अगर अपील का हक नहीं मिलता तो इंटरनेशनल कन्वेंशन की वायलेशन हो रही है। वायलेशन हो रही है। बहरहाल अब ये तो आप चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आइनी बेंच फैसला करेगा, आईनी बेंच और- ठीक है ना। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वैसे भी ऐसे मामलात में नहीं पड़ते जिसमें हल्का सा भी शक हो कि इसमें कोई आइन की तशरीह का अब मामला है। इत्तलात ये हैं कि सारे वेट कर रहे हैं जी 27वीं तरमीम, रिटायरमेंट एज बढ़े, क्या होने जा रहा है अगले महीने के लिए, सारी चीज़ें रुक गई हैं क्योंकि भाई अब अगला जो कुछ होना था मिशन कंप्लीटेड, रिजल्ट शीट दे दी, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कर दिए, ट्रांसफ़र इंडोर्स कर दी, अब आगे बताएं ना आपने क्या करना है, रिटायरमेंट एज बढ़ानी है, क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि अब सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कहें ना कि कुछ चीज़ें होंगी, सुप्रीम कोर्ट अब वेट करेगी कि 27वीं तरमीम में क्या होगा। चलें, ठीक है जी। मेरा मूड बना। बट एनीवे दूसरा अहम मामला हम पीटीआई के बानी के बेटों की पाकिस्तान आने के इम्कान के हवाले से बात भी करेंगे, मगर इससे पहले जो जुडिशल काउंसिल, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जिसकी सरबराही भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करते हैं, उसमें कुछ जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत हैं जिनको टेकअप कर रही है, और एक ज़ाब्ता अखलाक को भी फाइनलाइज़ करना है, कुछ उसमें भी तरामीम जो हैं तजवीज़ की गई थी। आदिल मुझे ये बताएं कि पहले हम आते हैं ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से, आपको याद है ये ज़ाब्ता अखलाक को तरमीम करने की बुनियाद क्या बनी? वो बुनियाद थी उन 5 जजों का ख़त, जिसमें 6 जजों का ख़त, जिसमें उन्होंने ये शिकायत की थी कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे बड़े एहतराम के साथ, क्योंकि इदारों के ख़िलाफ़ हम बात नहीं करना चाहते, जिनमें ISI है और जिसमें दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उन पे बड़ा ही एक संगीन इल्ज़ाम लगा था, हो सकता है झूठा हो, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की तरफ से तहरीरन लगाया गया था कि ये हरासा करते हैं उनके रिश्तेदारों को। एक ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि एक रिश्तेदार को करंट से झटके दिए गए, बिजली के झटके दिए गए। एक जज के वालिद साहब को जो है वो आधी रात को उनके घर के दरवाजे पे ला के डाले में छोड़ दिया गया था। तो इस ख़त के ऊपर काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में जब जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था, तो बजाय इसके कि इस मामले की तहकीकात का ऑर्डर दिया जाता, और ये सो मोटो में भी सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, तो जुडिशल काउंसिल में तय हुआ कि वो क्या कहते हैं कि अपना ही मुँह तोला, वो यानी कि अपने गिरबान में उन्होंने तो झांक लिया कि अपना ज़ाब्ता अखलाक ठीक कर लें। यानी कि विक्टिम ब्लेमिंग है। मैं तो समझता हूँ कि विक्टिम ने अपने आप को जो है ब्लेम करना शुरू कर दिया कि गलती हमारे ज़ाब्ता अखलाक की थी, ज़ाब्ता अखलाक की थी, अखलाक की भी नहीं थी। तो इसलिए शायद इदारों का कसूर नहीं था। ख्याल है कि वो बताएंगे कि अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो फिर आगे आपने क्या करना है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस किस्म के वो मैकेनिज्म बनेंगे। अब देखना है कि वो जो चीफ जस्टिस है, तो क्या इस किस्म के मैकेनिज्म बनाने के बाद बात ख़त्म हो जाएगी? क्या जुडिशल काउंसिल को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए कि इतना संगीन ख़त आया है, और ये ख़त एक बाकायदा कंप्लेंट है, और वो कंप्लेंट उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ है। अगर वो ना आता ख़त तो आज 26वीं तरमीम भी एक किताब ने कहा था कि अगर 26, और इवन मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने भी कहा था कि अगर हम ख़त ना लिखते तो 26वीं तरमीम भी ना आती। तो असल मसला ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली या तरमीम तो नहीं है। असल मसला ये है कि क्या उन 6 जजों के ख़त के ऊपर एक्शन लिया जाएगा या नहीं। जब ये ख़त लिखा था उस वक्त जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर थे उनका नाम आमिर फारूक भी था, और जो इनके ख़िलाफ़ वो पूरी एक चार्जशीट थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सर बात यह है कि ये एक लॉलीपॉप है जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने दे रखा है। जब वो हल्फ लिया उन्होंने, और फिर ख़बरें भी चलीं कि उन्होंने उन 6 जजेस साहिबान से मुलाकात की और उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है कि आपके उस ख़त पर एक्शन होगा। तो वो एक्शन ये हुआ है, जो हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी, आप भी उसमें मौजूद थे, उन्होंने हमें एक स्लाइड के ऊपर दिखाया था, स्क्रीन के ऊपर, कि ये देखें एजेंडा, और एजेंडा नंबर 1 पे है कोड ऑफ कंडक्ट जजेस का। तो अगेन बात यह है कि वो जो ख़त था, उस ख़त में लगाए गए इल्ज़ामात थे, उनको पस पुश डाल दिया गया है, और उसके ऊपर 100 मोटो हुआ। 100 मोटो में क्या कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है, और फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो किरदार है वो भी हम सब के सामने है। जिन जजेस साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन 6 जजेस साहिबान के हक़ में बात करना चाहिए, उनकी जवाबबंदी किस तरह की गई, ये भी हमारे सामने है। तो अब ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हो रही है, उसमें उस 6 जजेस के ख़त का हवाला हर मीटिंग में आएगा जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कुछ प्रपोजल्स
उनके सामने रखें। अब देखते हैं इस मीटिंग में सबसे पहले तो नहीं, अब देखते हैं। नहीं, वो या अफरीदी साहब ने कहा था कि आ गए हैं प्रपोजल उनकी जानिब से, जो उन्होंने तजावीज़ मांगी थी कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। जस्टिस मुनीब अख्तर की उन तजावीज़ पर तो मामला ये है कि जो सो मोटो लिया गया था आईनी बेंच को अगर फरागत, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस उन्होंने किए हैं, अब डिटेल रीज़न लिख रहे होंगे छुट्टियों में, तो वो केस तो वो लगेंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अगर आईनी बेंच वो मामला देखेगा तो मेरा ख्याल है कि इन जजेस के खिलाफ ही कोई ना आर्डर आ जाए जुडिशल। अब देखें ना, एक तरफ जो शिकायत करने वाले जज हैं उनके ऊपर तलवार लटका दी गई है उन शिकायत की जो जुडिशल काउंसिल में दायर की गई हैं, और दूसरी तरफ उनको एक गाजर पेश की जा रही है कि भाई हम ज़ाब्ता अखलाक तरमीम कर लेते हैं, और अगर ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम पे बात ख़त्म हो जाती है और 6 जजेस मज़ीद एहतजाज नहीं करते इस पर, तो फिर तो मामला हल हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की तरमीम को तस्लीम करते हुए बात ख़त्म ना की और अमली तौर पे अपनी शिकायत पे ज़ुबानबंदी ना की, तो फिर जो इन 6 जजों के ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल में शिकायत हैं उस पर भी एक्शन होगा। फिर ये तो एक किस्म का प्रेशर डालने वाली बात है ना 6 जजों पर। लेकिन अब वो जज जो है ना, उनको साइड लाइन कर दिया गया, जितने भी चुन के, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट से हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हैं, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो दीवार के साथ उनको अपने ब्रदर जजेस ने ही लगा दिया कि आप लोग हमारी नौकरियों के पीछे लगे हुए हैं, छोड़ दें बस हम। अब जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे जज हैं ना वो ये बात करेंगे, क्या कहते हैं, ना वो ये कहेंगे कि इंटरफेरेंस है, तो सर है ही नहीं। जैसे शायद बिलाल साहब ने नहीं कहा था कि मुझे तो आज तक किसी ने रब्ता नहीं किया। ना डोला हो सी ना इस पे हंसा ही जा सकता है। ना डोला हो सी ना रोला हो सी। मसला है कि अब ये है कि ना वो कोई इस तरह किस्म की कोई शिकायत आएगी, और ना अब इतने मजबूत दिमाग के जज सुप्रीम कोर्ट में जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, किसी की जुर्रत है कि वो आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी की जुर्रत है कि वो कुछ करे? वहाँ तो पीटीआई जोर लगा रही है। सरफराज डोगर साहब कहते हैं नहीं लगा रहे वो केस। तो जब इतनी ताकतवर जज लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आईनी बेंच में हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जुर्रत है किसी इदारे की या किसी सियासी जमात ख़ुसूसन पीटीआई की कि वो कुछ रिलीव दे। अच्छा देखिए ना, एक तरफ तो जनाब 6 जजों का वो ख़त जो है उसके ऊपर जुडिशल काउंसिल बैठेगी और अपना ज़ाब्ता अखलाक तब्दील कर लेगी। मतलब एक मजलूम आता है ना थाने कि भाई मेरे साथ तो ये डाकुओं ने जुल्म कर दिया है, तो थानेदार कहता है फिर अगला क्या प्रोग्राम है, तो वो मजलूम कहता है जी अगला फिर है कि आइंदा मैं ज़रा बड़े ताले ला देवांगा। थानेदार कहना है हाँ ठीक है। तो अब ये बड़े ताले लगाने की प्लान हो रहा है, डाकुओं को पकड़ने का, चोरों को पकड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है, और माल बरामद करने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है। तो बहरहाल अब ये शिकायत जो आई हैं, मुझे लगता है उन शिकायत को वो टेकअप करेंगे और अपना एक एहसान जताया जाएगा 6 जजों के ऊपर कि हमने शायद आपके खिलाफ शिकायत को डिसमिस है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल ज़्यादा करवाई जा रही वो ये है कि उनके खिलाफ कंप्लेंट आई हुई है, जो प्रॉक्सी कंप्लेंट कहते हैं या जो भी, वो अब एक्टिव उनको यानी वो टेकअप होंगी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के और दूसरे जजेस के। राय मांग भी रखी है उन कंप्लेंट्स के ऊपर जो इन जजेस साहिबान के। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का भी नाम आ रहा है, और शायद उनमें से किसी एक कंप्लेंट के ऊपर कोई ओपिनियन भी आ जाए इस मीटिंग के दौरान ही। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा। बिल्कुल मामला कह रहे हैं कि इतना सादा भी नहीं है जितना हमें नज़र आ रहा है। चलें जी, बहरहाल मामला जो भी है। अब कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें अगले फारिग करने के चक्कर में। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जैसे थाने में कोई एक एफआईआर मुद्दई कराता है ना, तो उसके खिलाफ एक और काउंटर ब्लास्ट एफआईआर आ जाती है। तो ये जो कंप्लेंट्स हैं ख़ास तौर पे जो 6 जजों के ख़त के बाद दायर हुई हैं, ये तो क्लियरली एक काउंटर ब्लास्ट हैं, और ये तो थानेदार की मिली भगत है। मसला ये है कि इंसाफ ये भी है ना कि भाई अगर नोटिस आ गया तो फिर आप रिज़ाइन भी दे देंगे, तो फिर वो जिस तरह काजी फैसल साहब ने नई जुरिस्प्रूडेंस से वाल्व कराई ना टैक्स से कि जी अगर नोटिस चला गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई चलती रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि फिर इन जजेस को ये भी डराया जा रहा है कि पहले पेंशन बचानी नहीं तो रिज़ाइन कर दे। तो ये हर तरीके से टैक्टिक्स, लेकिन बज़ाहिर इतलात तो ये हैं कि वो जजेस डटे हुए हैं, उन्हें है कि ठीक है हमें ब्रदर जजेस ने ब्यासरा बिल्कुल अलग छोड़ दिया है, तो लेकिन हम जो है वो जब तक हो सका हम मुकाबला करेंगे, देखते हैं कब तक वो कर। वो किसी शरीफ आदमी को एक जेब कुतरे ने पिस्तौल दिखा के कहा कि जेब से पैसे निकाल दो, तो उसने कहा मैं तो पैसे नहीं दूंगा। उसने कहा मुझे पैसे नहीं दोगे तो फिर थाने जाके तुम्हें सारों को देने पड़ेंगे। तो उसने कहा ये तू ही ले ले। तो बहरहाल एनीवे जी, अभी तीसरा अहम मामला जो है वो पीटीआई के जो बानी हैं उनके बच्चों की पाकिस्तान आमद के हवाले से राना सनाउल्लाह जो हुकूमत के मुशीर हैं, उन्होंने धमकी लगाई है कि उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, जिस पे जमाइमा खान जो उनकी वालिदा मोहतरमा हैं, उन्होंने जो कहा है कि ये कैसी जमहूरियत है कि बच्चे अपने बाप की रिहाई के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते।
तो क्या लग रहा है आपको, और ख़ास तौर पे जो बार बार ये इशू उठाया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, तो अदील सरफराज ये बताएं कि पाकिस्तान की सियासत में जिन इदारों पे हिस्सा लेने के हवाले से पाबंदी है वो तो सियासत से भी बढ़ के बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपको लगता है सर? नहीं वो तो नहीं कर रहे। अच्छा वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, जब भी बात हुई है उन्होंने तो हमेशा डिनाई किया है इस पर। उन्होंने कहा कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। जी हाँ, अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है, हमें घसीटा जा रहा है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। स्टेटमेंट राणा सवालों साहब ने दी है ना कि जी हम जो है वो उनको रोकेंगे, मतलब सियासी एक अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग के जी भाई वो अगर आ रहे हैं तो उनका जमहूरी हक है, और इनके अंदाज़ा मेरा ख्याल है अब हो गया होगा कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, क्योंकि मौजूदा निज़ाम को ना अदालतों से ख़तरा है ना कोई और है। थोड़ा बहुत है कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी वो भी काफ़ी अब कंट्रोल है, तो वहाँ से कोई ऐसा ना हो कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं, अगर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है तो अब क्या उस प्रोटेस्ट करने दें। तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा बाद में कि जी मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वो उनका हक है कि वो करें, बेशक आके। वैसे ही जैसे मरीम नवाज का हक था नवाज शरीफ की रिहाई के जी, जी, लिए बिल्कुल। बतौर एक बेटी, कलसूम नवाज ने और की, जब बेनज़ीर भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए किया, हाँ तो बिल्कुल ये चीज़ें तो बिल्कुल ये पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में, ये साउथ एशिया में है कि यहाँ जो है वो एक किस्म का जब लेकिन ये पैनिक क्यों है, ये पैनिक क्यों है दिल आपके? ये फ्रस्ट्रेशन है, पैनिक है, और उन्हें नज़र आ रहा है कि भाई इस वक्त इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो उन्होंने काफ़ी हद तक डिसफंक्शनल कर दिया है। अब अमली तौर पर कोई तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत तो चलाने की मुतहम्मल भी नहीं हो सकती, और ना ही इस काबिल है कि वो तहरीक चला सके। इस कदर तफरीक है, इस कदर इन फाइटिंग है हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप यहाँ पर बाहर मौजूद है उसमें नज़र आती है। तो इस सब में सबको मालूम है कि अगर किसी भी सूरत में ये तहरीक कामयाब करनी है तो उसमें इमरान खान साहब के जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, बिलखसूस उनके बेटे, उनके साहबजादे, अगर वो आएंगे तो शायद नहीं यकीनी तौर पर लोग फिर उनके साथ आएंगे, उनके पीछे आएंगे। अगर यहाँ पर अब फिर एक मरतबा हम देखते हैं अली अमीन गंडापुर साहब या बैरिस्टर गौहर को टास्क दिया जाता है तहरीक को लीड करने का, तो फिर अंजाम वही होगा जो माजी में हो चुका है, और अब की बार शायद वो लोग भी ना निकलें जो पहले निकले थे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी इस बात का इदराक है कि मौजूदा क़यादत से तो उन्हें डर नहीं है, खौफ नहीं है, वो तो शायद काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुकी है, लेकिन जो उनके साहबजादे हैं अगर वो लैंड कर गए पाकिस्तान में तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इस सिचुएशन को कंट्रोल करना। गिरफ्तारी का ऐलान कर देना या गिरफ़्तार करने की धमकी लगा देना ये अलग बात है, उन्हें भी मालूम है कि गिरफ़्तार करना इतना आसान नहीं होगा, और जब वो यहाँ आ जाएंगे और अमली तौर पर कोई तहरीक को लीड करते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उस वक्त उस इवेंट को हाईलाइट कर रही होगी। तो ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि पैनिक की और कोई वजह नहीं है। उनको मालूम है कि अगर ये एक तरीके से पीटीआई वापस आती है अमली सियासत में तो वो यही रास्ता है, और वो इस रास्ते को भी चाहते हैं कि ये इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। बहरहाल जी, एक इमरान खान को तो जेल में डाल दिया था हुकूमत ने, अब उनका पाला शायद 2 इमरान खान से होगा, तो असनाद आपको क्या लगता है हुकूमत पाकिस्तान उनको वीज़ा दे देगी, उनको मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी? मेरा ख्याल है कि ये अब अगर वो आते हैं तो आने दिया जाएगा, क्योंकि अंदाज़ा हो गया है कि असल मकसद है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अव्वल तो इस वक्त जो वर्ल्ड आर्डर चेंज हुआ है, जब से गज़ा में जो कुछ जुल्म सितम पे यूरोपीय यूनियन ने खामोशी इख्तियार की या कहीं सपोर्ट भी किया, उसके बाद तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ये कहा जाता है कि आप हमें ह्यूमन राइट की कैसे बात करते हैं जब आपकी ये सूरत हाल। उससे बड़ा इफेक्ट हुआ, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान और जगह बहुत से हुआ है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर कोई कंसर्न भी शो करे तो कोई उसको लिफ्ट नहीं कराए। हाँ ये है कि अब कहा जाएगा ठीक है जी आए प्रोटेस्ट कर लें। मेरा नहीं लग ख्याल कि देखें जब तक केपी में तो पहले भी बंदे निकले और वहाँ अली अमीन गारंटर मैं तो समझता हूँ इस निज़ाम के, जब तक वो हैं ये निज़ाम भी चलेगा। अली अमीन क्योंकि वो एक हद तक एक पीक तक जाते हैं, बाद में वो पीछे फिर आ जाते हैं कि जी उससे ज़्यादा वो आगे नहीं जाते। बाकी जो तक मामला है पंजाब निकलेगा कि नहीं, देखें लोग इस वक्त सीधी बात है कि इस वक्त पोजीशन नहीं है कि अगर आप कहें कि कोई तहरीक बन जाएगी, इस वक्त की तहरीक वाली नहीं है। एक इवेंट में भी कोई हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे स्पार्क आए, अदरवाइज़ तो आप देखें लोगों को अंदाज़ा है कि अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती होती है तो हम दादरसी कहाँ। अब देखें ना खैबर पख्तूनख्वा में क्या सिचुएशन हो सकती है? खैबर पख्तूनख्वा में भी देखें ना, जो लोग 26 नवंबर को गिरफ्तार हुए उनके साथ क्या किया गया। आप 6 कनाल के इशू पे देखें ना, जो अंदरूनी सिंध में लोगों ने स्टैंड लिया उसके बाद हुकूमत को बैकफुट पे जाना पड़ा। लेकिन केपी में इतना कुछ हुआ, यानी जो कुछ 26 नवंबर में लोग गिरफ्तार हुए, लाशें जो गईं, लेकिन वो एक प्रेशर नहीं बन सका।
तो केपी में भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई माहौल बने, वहाँ भी सिचुएशन एज सच ये जब तक ये अली अमीन साहब हैं या सूरत हाल इसी तरह ही है जो क़यादत है मौजूदा, तो मेरा नहीं ख्याल कि केपी में कोई पीटीआई माहौल बना पाए। चलो ठीक है, क्विकली आखिर में ये जो अभी 27 डिजिटल चैनल्स पे पाबंदी लगी है और ऑब्वियसली यूट्यूब की तरफ से नोटिस भी आ गया है इन चैनल्स को, तो यूट्यूब वाले तो पूरी दुनिया की अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं। शायद हम अपनी अदालतों का इतना एहतराम नहीं करते जितने यूट्यूब वाले हमारी अदालतों का एहतराम करते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो अदील, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिएक्शन है इस हुकूमती इक़दाम को कैसे देखा गया? सर देखें, हुकूमती इक़दाम को तो इसकी मज़म्मत ही की जा रही है, और अक्रॉस द बोर्ड अब मैं देख रहा हूँ कि वो लोग भी जो इस हुकूमत के बड़े हामी हैं वो लोग भी अब बोल रहे हैं। अब या रिसेंटली आपके ही प्रोग्राम में जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने पहले ऐलान किया, और चला नहीं था प्रोग्राम बहरहाल चलें, लेकिन प्रेस रिलीज जारी हुई है सदर सुप्रीम कोर्ट फायदा तो हुआ है ना। अगर उन्हें पता होता कि प्रोग्राम नहीं चला तो वो प्रेस रिलीज जारी भी ना करते, लेकिन उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी है और इस हक में की है, और बाकायदा तौर पर कहा है कि ये फैसला नाफिज़ुल अमल नहीं हो सकता। तो इस तरह की आवाज़ें अभी हम देख रहे हैं। आज डॉन ने एक एडिटोरियल लिखा है, अभी मैं नसीम ज़हरा साहिबा का ट्वीट पढ़ रहा था, जो बड़े सेन किस्म की वॉइसेस हमारे मुल्क में हैं, और वो लोग भी ये बात कर रहे हैं, और जो कम्युनिटी है, जो हमारे लॉयर्स हैं, वो भी बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पब्लिक जो है एट लार्ज वो भी बात कर रही है और क्रिटिसाइज़ कर रही है इस एस्पेक्ट। क्योंकि डायरेक्टली अगले रोज़ मैं सुन रहा था हबीब अकरम साहब को आपके प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने बात कही कि ये ज़बान बंदी नहीं है, बेसिकली सुनने वालों के कान बंद किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल पूरे मुल्क को ये सिर्फ 27 लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करेगा ये फ़ैसला, ये इफ़ेक्ट करेगा पूरे मुल्क को, जो सुनने वाले हैं उन 27 लोगों को या 27 यूट्यूब चैनल्स को। तो ये इतना मामूली वाक़या नहीं है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये जो एहतजाज या जो आप लोग कानूनी कार्रवाई अब सुनने में आ रहा है कि इनिशिएट की जा रही है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। हुकूमत को बताना चाहिए, बावर कराना चाहिए कि भाई इससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इंटरनेशनली सर देखें, आपकी जग हंसाई हो रही है। अब गुज़िश्ता रोज़ असद अली तूर ने ट्वीट किया हुआ कि एक जानिब इंडिया मेरा ट्विटर ब्लॉक करवा रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान मेरा यूट्यूब ब्लॉक करवा रहा है। साथ भी यही आपके साथ भी यही हुआ है। जब इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट था, आपके हम में से बहुत से लोगों के यूट्यूब चैनल्स इंडिया में ब्लॉक थे। समझ में आता है क्योंकि वो इंडिया है, ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक। अब यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान में वही लोग जो कल तक हीरोज़ थे, आज उन्हें विलन बना के पेश किया जा रहा है और उनके चैनल्स की बंद करने की सिफारिश की जा रही है। यूट्यूब भी सोचेगा भाई ये आपके ही शहरी हैं। ये बड़ी बात है। अच्छा, क्विकली असनाद, आपके ख्याल में जिस किस्म का ये अमल अख्तियार किया गया, इंक्वायरी हुई और फिर अदालती हुक्म लिया गया, मैं ख़ुद इस बारे में तो कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ख़ुद एक एग्रीव पार्टी हूँ, मुतासरा फ़रीक हूँ, तो आपके ख्याल में सारे प्रोसेस क्या हुआ? देखें, मैं जो मायूसी हुई है वो अदालतों से हुई है, और यही अफरीदी साहब कहते हैं शुक्र अदा करें अदालतें काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं? नहीं, ये हम शुक्र अदा करें कि बगैर सुने एक फ़ैसला हो गया। आपकी रोज़ी रोटी ख़त्म कर रहे हैं उन लोगों की जो उस वक्त तो आपके हीरो थे। देखें, हर एग्जीक्यूटिव ने टफ टाइम दिया है डिसेंटिंग वॉइसेस को। आप खुद ज़ाती तौर पे विक्टिम रहे पीटीआई दौर में, लेकिन होता था कि अदालतें एक्टिव होती थी, कुछ ना कुछ अपना ख्याल रखती थी। अब ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि अदालतें ऑन बोर्ड हैं। जो कुछ हो रहा है, क्योंकि ये बहुत है, ये या अफरीदी साहब को अंदाज़ा नहीं हो रहा। अगर ये जो काम आप कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट इशार भी कर सकता है कि जी यहाँ वीडियो लगा दीजिए, यहाँ जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए जी वो लोग फेसिलिटेशन दे रहे हैं, जी यहाँ जो है वो कुछ बिल्डिंग बन रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये रिफॉर्म। असल मामला ये है कि जो आपकी अदालतें हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं, लोगों का एतमाद कितना है। मसला ये है कि जब अदालतों ये हो कि जी ये सबसिर्विएंट यानी ये मातहत हैं इंतज़ामिया के हो, ये तसर मिल रहा हो, तो फिर क्या आप किससे सुरखरू। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो और यूट्यूब पे माजी में भी मे भी कोशिशें की गई हों, लेकिन अदालतों से ये जो है ना इस तरह नहीं हुआ है जो इस दफ़ा जो आर्डर आया है, और बाज़ार ये लग रहा है कि ऊपर से नीचे तक अब यही है कि अदालतें जो हैं वही कहेंगी, वही करेंगी जो एग्जेक्टिव की ख्वाहिश होगी। क्योंकि हर जज की प्रमोशन, हर जज का अगर उसने सुप्रीम कोर्ट आना है, एलिवेशन, किसी जज ने कहीं जो वो चीफ जस्टिस बनना है, वो सब कुछ हुकूमत के अंडर है। तो ये निज़ाम इस वक्त अगर कोई जज जो है वो इंडिपेंडेंटली फैसला करेगा और हुकूमत को नाराज़ करेगा तो उसकी एलिवेशन रुक जाएगी। मैं समझता तो इस हूँ वजह से सबको खुश रखें, ये जो वर्ड है ना कि सबको खुश रखना, ये अब बस कुंजी है कामयाबी की। हर जज की कामयाबी की कुंजी ये है सबको खुश रखें, खसूसन हुकूमत को खुश रखें।
हाँ, हुकूमत में सबको, साइलिन का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। बट एनीवे आखिर में 2 बातें मैं ज़रूर करूँगा। किसी भी महज़ब माशरे के लिए अदलिया का किरदार जो है वो एक धोती की मानद होता है। कम से कम अदलिया को जो है ना वो बरकरार रखना चाहिए और इसके बाद फिर कुछ नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को एतराज़ है कि इन व्लॉग्स के ऊपर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा होता है, तो जहाँ हुकूमत इतने बड़े बड़े इदारे बना रही है, FIA है, साइबर क्राइम है, तो एक ऐसा इदारा बना ले जो इन सारे यूट्यूब चैनल को मॉनिटर करे और उसके अंदर जो जुमले रियासत मुखालिफ हैं, फ़ौज मुखालिफ हैं, हक़ाइक़ के बरअक्स हैं, तो वो इदारा जो है उन जुमलों को निकाल के उसी व्लॉग के नीचे कमेंट्स में या फिर वो एक रिपोर्ट जारी करे हफ्तावार या मंथली कि इस हफ्ते ये जो यूट्यूबर था उसने ये जो जुमला बोला है ये इस वजह से हक़ाइक़ के बरअक्स है, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है और ये उसके सबूत हैं उसके झूठा होने के। तो एक इस तरह का मॉनिटरिंग का इदारा बना लें और लोगों को भी एजुकेट करें, हम भी सीखेंगे कि हमसे क्या गलती हुई। मैं रज़ाकाराना तौर पे आप लोगों से कहता हूँ कि ये जो व्लॉग है इसी से शुरू कर लें और नीचे आके बताएं कि इस व्लॉग में हमने कौन सा ऐसा जुमला कहा है कि जो कि गलत है, हक़ाइक़ के बरअक्स हैं और जो कि हमने हक़ाइक़ को झुटलाया है। एक तो हमारी राय है ना, कोई हल्का फुल्का मजाक हो गया, ये राय ओपिनियन दे दिया, वो अलग बात। जो फैक्चुअली हमने कोई बात गलत की है उसकी निशानदेही ज़रूर कीजिएगा ताकि हम भी सीखें और शायद हुकूमत भी कुछ सीख जाए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मतीउल्लाह जान MJ TV से और आदिल सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।